गुड इवनिंग मित्रों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं सुरेश राव। आज की ये जो कक्षा रहेगी मित्रों, भारतीय इतिहास से रिलेटेड ये कक्षा रहेगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्वान और विदुषियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी नमस्ते, गुड इवनिंग। कमलेश जी स्वागत है, भंवरलाल जी स्वागत है आपका। मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्वानों का स्वागत है। आज की ये कक्षा रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। जी संजू जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आपको कंटिन्यू कक्षा है वो मिलेगी। जी स्वागत है सभी का, खुशी स्वागत है। सुनीता कुमारी जी, राम राम, जयराम जी की स्वागत है सभी का। कक्षा स्टार्ट करता हूँ मैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निश्चित रूप से आने वाले एग्जामों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जी रेखा जी स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते मीना जी। प्रश्न दे रखा मित्रों, पहला प्रश्न दे रखा है कि लॉर्ड डलहौजी है, इसने किस वर्ष ये घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने कब ये घोषणा की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब ये घोषणा की गई थी मित्रों? जी स्वागत है। लॉर्ड डलहौजी है, उसके द्वारा ये कब घोषणा की गई थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? बताइए। देखिए जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मित्रों। बात 1848 की आती है तो 1848 के अंदर तो सतारा का विलय हुआ था। सतारा का विलय किया गया था। सतारा पहली रियासत थी जिसका विलय हुआ था। ब्रिटिश भारत के अंदर सतारा का विलय हुआ था 1848 के अंदर। किसने शामिल किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शामिल किया था। और किस नीति के तहत शामिल किया था? तो हड़प नीति के तहत। हड़प नीति के तहत सतारा का विलय हो गया। उसके बाद 1849 की बात आती है मित्रों, तो 1849 के आसपास में डलहौजी ने पंजाब का विलय किया था। 1849 में किसका विलय किया? पंजाब का। 1855 के अंदर कोई अपने पास में ऑप्शन नहीं है? जी बिल्कुल, स्वागत है संजू जी, है ना। 1856 राइट आंसर क्या आएगा इसका मित्रों? लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा? राइट आंसर होगा 1856। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का पूछ रहा है तो डलहौजी के अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपने 1848। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1848। 1856 में तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड कैनिंग ने क्या घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है, इसके उत्तराधिकारी है, वो सम्राट की उपाधि धारण नहीं कर सकते ना। ध्यान रखिएगा, डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह के उत्तराधिकारी है, उनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से इस चीज को। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि मुगल बादशाह है, उनको क्या छोड़ना पड़ेगा? उसके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। ये घोषणा 1848 के अंदर उसके द्वारा की गई थी। 1856 में तो लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी सम्राट की उपाधि धारण नहीं कर सकते। चलिए आगे। लॉर्ड डलहौजी है, डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधि ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मित्रों, लॉर्ड डलहौजी है, यहां एक चीज अपने को याद रखनी है कि डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था भाई 1848 से लेकर के 1856। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी है, वो किस पद पे रहा था? तो ये गवर्नर जनरल के पद पे रहा था। गवर्नर जनरल के पद पे रहा था लॉर्ड डलहौजी। उसने कौन सी गतिविधियां की थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति है वो भड़की थी? द्वितीय बर्मा युद्ध। ये युद्ध तो कब हुआ था? तो ये 1852 में हुआ था, 1852 में। उसके बाद झांसी का विलय, बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी इसने झांसी का विलय किया था। कब किया था? तो साहब 1853 ईस्वी के अंदर इस झांसी का विलय कर लिया। उसके बाद अवध। ध्यान रखिएगा मित्रों, अवध का विलय कब किया गया था? तो 1856 में। 1856 में अवध के नवाब के ऊपर किसका आरोप लगाया गया? कुशासन का आरोप लगाया गया था। किसका आरोप? कुशासन का आरोप किसके ऊपर लगाया गया था? अवध के नवाब पर। और उस समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था साहब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये किस पद पर बैठे थे? अवध के नवाब। अब देखो, अवध के विलय से कौन से तथ्य निकल के आएंगे? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का विलय किया गया था मित्रों। यहां एक स्टेटमेंट आता है उसका। लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी जी,
बिल्कुल संजू जी, लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने एक बात कही थी, लॉर्ड डलहौजी है, उसने अवध के संदर्भ में एक बात कही थी कि ये चेरी ग्लास फल है, ये एक चेरी ग्लास फल है जो एक दिन अपने ही मुंह में आके गिरेगा। अवध के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था कि ये एक चेरी ग्लास फल है जो एक दिन अपने ही मुंह में आकर के गिरेगा। अगर प्रश्न पूछ ले कि अवध का विलय किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ, मित्रों प्रश्न पूछ ले कि अवध का विलय है वो किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। जेम्स आउटरम रिपोर्ट है, इस आउटरम रिपोर्ट के आधार पे अवध का विलय है वो 1856 में कर दिया जाता है ब्रिटिश भारत में। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़िए, नागपुर का विलय कब हुआ था, तो नागपुर का अपने को बताया कि साहब 1854 के अंदर विलय कर लिया गया। सतारा का विलय कब किया गया था, तो सतारा का विलय किया गया था 1848 के अंदर। अब आगे क्या दे रखा है कि पंजाब का विलय, ये मैंने आपको बता दिया था 1849 ईस्वी के अंदर पंजाब का विलय कर लिया गया ब्रिटिश भारत में। अब भारत में रेलों का संचालन, हालांकि ये जो चार ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, ठीक है, चारों ऑप्शन है वो लॉर्ड डलहौजी से ही संबंधित है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधि ने, ऐसी कौन सी गतिविधि थी जो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, और उसी की वजह से कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई। तो राइट आंसर अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राइट आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को भारत भेजा इसलिए गया था कि तुझे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है, और इसी के तहत डलहौजी ने गोद निषेध नीति लागू कर दी थी, और इस नीति के तहत झांसी का विलय कर लिया था 1853 के अंदर। उसके बाद अवध का कुशासन के आधार पर विलय कर लिया, नागपुर का 1854 में विलय कर दिया था, रघु जी यहाँ के शासक थे। सतारा का सबसे पहले विलय किया गया था 1848 में। प्रश्न पूछा जाए कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के तहत पहली बार कौन सी रियासत हड़पी गई थी, तो सतारा, और ये कहां पड़ती है, महाराष्ट्र में। जी अनिता जी स्वागत है, सभी का स्वागत है, बहुत अच्छी बात है संजू जी, आप माउंट आबू जा रहे हैं, आपकी यात्रा है वो सकुशल आप पहुंचे, और इसके साथ साथ में आप मैया पाठशाला से जुड़े रहे, ठीक है। आगे बढ़िए, इसके बाद मैया पाठशाला के ऊपर आदरणीय मैया सर के निम्न कोर्स है वो उपलब्ध है मित्रों। हिंदी की सभी शिक्षक भर्तियों के लिए आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। मैया पाठशाला प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करोगे और इस पर ये सभी कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एमपी टेट वर्ग 2 के लिए हिंदी का कोर्स है, लगभग 3650 रुपये के अंदर ये उपलब्ध है, और इसके साथ साथ में 12500 के अंदर आपको संपूर्ण हिंदी का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, इसके साथ साथ में जो भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी पाठ्यक्रम के अंदर जो चीजें शामिल है वो सारी अवेलेबल है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 से पहले कंपनी के नागरिक प्रशासन, बहुत अच्छा सवाल है मित्रों, इस प्रश्न को ढंग से देखिएगा और मेरे साथ साथ उत्तर जरूर दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा मित्रों। मॉडर्न हिस्ट्री है, आने वाले आरएस एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पीएसआई एग्जाम, शिक्षक ग्रेड की जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके सब्जेक्ट के साथ साथ में जो आपके फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के लिए भी उपयोगी है ये पाठ्यक्रम। सेकंड ग्रेड, द्वितीय श्रेणी शिक्षक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये कक्षा। प्रश्न पूछा गया है 1857 से पहले कंपनी के नागरिक प्रशासन भारतीयों को किस सर्वोच्च पद तक पहुंचाया जाता था, या कौन सा पद था। नागरिक प्रशासन पूछ रहा है, ध्यान रखना मित्रों, नागरिक प्रशासन। जी केडी ब्लॉक जी नमस्ते, स्वागत है। अगर नागरिक प्रशासन से पूछा जा रहा है प्रश्न, तो इसका मतलब नागरिक प्रशासन में सबसे ऊंचा पद कौन सा दिया जाता था, सद्र ए आमीन। सद्र ए आमीन का पद है वो नागरिक प्रशासन के तहत देखा जाए तो सबसे उच्च पद था, और कहा जाता है कि ये असैनिक प्रशासन से संबंधित था। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसमें जो सैलरी है वो लगभग बताई जाती है कि 500 रुपए उस समय की बात है, तनख्वाह दी जाती थी। अगर आपसे पूछ ले कि सैन्य प्रशासन में सबसे ऊंचा पद कौन सा था, भाई ये तो नागरिक प्रशासन से रिलेटेड है। अगर पूछ ले सैन्य प्रशासन में, तो अगर सैन्य प्रशासन में आपसे पूछ ले तब सूबेदार करके आओगे। सैन्य प्रशासन से अगर आपसे पूछा जाए तब राइट आंसर क्या करके आओगे, सूबेदार करके आना है, क्लियर। अगर नागरिक प्रशासन से पूछे तो सद्र ए अमीन का पद दिया जाता था, भारतीय लोगों को प्रदान किया जाने वाला यह सबसे उच्च पद था मित्रों। अगर सैन्य प्रशासन से पूछे तो सूबेदार, सैन्य प्रशासन में सबसे ऊंचा पद कौन सा था, सूबेदार का था, और नागरिक प्रशासन में पूछे तो सद्र ए अमीन का पद था, ठीक है। एनफील्ड राइफल, बहुत अच्छा सवाल है। एनफील्ड राइफल है वो किस वर्ष भारत में प्रवर्तित की गई थी। अपन सबको बताया कि भाई 1857 की क्रांति हुई थी, और इस क्रांति का तात्कालिक कारण है
वो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग है। जी अनुराधा जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, स्वागत है सभी का मैया पाठशाला की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कक्षा को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। एनफील्ड राइफल है वो किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई? प्रश्न पूछा गया भारत में कब काम में ली गई? क्या 1852 में काम में ली गई? क्या 1853 में काम में ली गई? क्या 1854 में या 1856 में? प्रश्न पूछा गया है भारत में कब काम में ली गई है, इसका आपको आंसर देना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, भारत में पहली बार, हालांकि अगर पूछा जाए इस राइफल का पहली बार प्रयोग है वो विस्काउट हार्डिंग के आदेश पर, विस्काउट हार्डिंग के आदेश पर क्रीमिया युद्ध में, कौन से युद्ध में? क्रीमिया युद्ध में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था, पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को कि भारत में कब काम में ली गई? तो मैं आंसर देख रहा हूं, आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं। जी रेखा जी का डी आंसर आ रहा है, बाकी विद्वान और विदुषिया भी आंसर जरूर दीजिएगा मित्रों। 1854 नहीं होगा साहब, 1852 नहीं होगा, 1856 याद रखिएगा। दिसंबर 1856 के अंदर ये एनफील्ड राइफल है वो भारत भेजी जाती है और इसका पहली बार प्रयोग कब होता है? ध्यान रखिएगा, एनफील्ड राइफल, पहली चीज तो याद रखो कि इसका निर्माण कहां हुआ था सबसे पहले? तो इसका निर्माण हुआ था साहब लंदन के अंदर, खड़े हुए हो लंदन, और लंदन का कौन सा कारखाना? वुलविच आर्सेनल कारखाना, वुलविच आर्सेनल कारखाना, यहां इसका निर्माण हुआ था। भारत में कब भेजी गई थी? 1856 में भेजी गई थी, दिसंबर 1856 में ये भारत आ जाती है। उसके बाद विधिवत रूप से अगर इसका प्रयोग पूछे मित्रों, तो विधिवत रूप से भारत में इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था जनवरी 1857 के अंदर, और पहली बार किसको दिया गया था? तो दमदम के सैनिकों को दिया गया था। दमदम है वो कहां पड़ता है? तो कलकत्ता के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? कलकत्ता में। फिर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में इस राइफल के निर्माण, जी अच्छा नेटवर्क एरर आ रहा है क्या? सभी विद्वानों के ये इशू हो रहा है क्या? बताइए। देखिए जी 1856 में भारत के अंदर इसको भेजा जाता है। जनवरी 1857, जनरली आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में आपको यह जानकारी मिलती है कि दमदम दमदम जो छावनी थी वहां पे मंगल पांडे और एक मातादीन भंगी जो एक सेवादार था उसके बीच में मतभेद उत्पन्न होता है 22 जनवरी 1857 को। 22 जनवरी 1857 को यह मतभेद उत्पन्न होता है। उस व्यक्ति के द्वारा यह कहा जाता है कि इस राइफल के अंदर लगने वाला जो कारतूस है उसकी नोक के ऊपर गाय या सुअर की चर्बी लगी हुई है। ध्यान रखिएगा, निर्माण कहां हुआ था इसका? वुलविच आर्सेनल कारखाने के अंदर। अगर पूछ ले कि भारत में इसके निर्माण के कारखाने कहां थे, अगर पूछ ले आपसे कि भारत में निर्माण के कारखाने पूछ लिए जाए आपसे, तो भारत में इसका निर्माण कहां कहां होता था? भारत में निर्माण, तो साहब भारत में इसका निर्माण होता था एक तो दमदम में ही होता था, इसके अलावा कहां होता था? तो इसके अलावा सियालकोट के अंदर होता था, और इसके अलावा कहां होता था? तो इसके अलावा होता था साहब अंबाला। ध्यान रखिएगा, ये जो 3 केंद्र है, ये 3 केंद्र भारत के अंदर एनफील्ड राइफल के निर्माण के कारखाने थे। क्लियर जी? चलिए आगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? बहुत इजी सवाल है और ये जनरली सबका राइट आंसर आएगा। 1857 की क्रांति थी वो कहां से प्रारंभ हुई थी? क्या इलाहाबाद से प्रारंभ हुई? क्या लखनऊ से प्रारंभ हुई? क्या मेरठ से प्रारंभ हुई थी? कहां से प्रारंभ हुई थी बताइए। देखें जी, कमलेश कुमार जी, हाँ सर जी बताइए 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? बहुत इजी सवाल है ये भाई। लखनऊ पूछे तो यहां क्रांति कब हुई थी? तो साहब यहां क्रांति हुई थी 4 जून 1857 को। इलाहाबाद पूछे आपसे तो इलाहाबाद में क्रांति जनरली बताई जाती है कि 6 जून 1857 को। झांसी पूछे तो झांसी में क्रांति कब हुई थी? तो साहब 5 जून 1857 को हुई थी। यहां इन तीनों की तारीखें अपने को याद है। क्लियर जी? अब इसके बाद आगे बढ़िए। मेरठ, यहां क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यहां क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को।
तो राइट आंसर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ में ध्यान रखिएगा मित्रों, 20 एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने भक्त सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति की थी। 10 मई 1857 को यहीं पर उन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली का इन्होंने नारा दिया था। ये पहुंच गए थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास में 11 और 12 मई को, 11 मई को पहुंच गए थे और 12 मई 1857 को दिल्ली में हो गई थी क्रांति। क्लियर जी? जी ओम प्रकाश जी, नेटवर्क एरर हो सकता है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था? बताओ देखें, 50,000 रुपया को इनाम घोषित करो, कौन से नेता के ऊपर घोषित किया गया था? क्या कुंवर सिंह पे घोषित हुआ था? क्या फैजाबाद के मौलवी के ऊपर घोषित हुआ था? क्या तात्या टोपे पर या नाना साहब पर? बताइए देखें जी, बताइए जी। रेखा जी, 5 जून को कानपुर बताई जाती है और 5 जून है वो झांसी बताई जाती है। अगर 5 जून झांसी ऑप्शन में नहीं है तो 4 जून करके आना है, ठीक है? तो 4 जून करके आना। 5 जून है वो झांसी बताई जाती है, प्रमाणिक किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है? हालांकि 4 जून भी लिखा हुआ मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, ठीक है? निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था? देखो, कुंवर सिंह है, इनके ऊपर कोई इनाम घोषित हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। कुंवर सिंह है, इनके ऊपर तो घोषित किया गया था 1 लाख रुपए का इनाम। कितने का इनाम? 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और ये किसने घोषित किया था? तो ये घोषित किया था जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम है, इसके द्वारा कुंवर सिंह के ऊपर तो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिर प्रश्न पूछ ले कि क्या तात्या टोपे पर नहीं हुआ था, नाना साहब पर हुआ था क्या? बताओ देखिए, ये जो इनाम है मित्रों, 1 लाख रुपए का इनाम है, वो किसके ऊपर जारी किया गया था? तो ये नाना साहब के ऊपर जारी किया था। जेम्स आउट्रम है, उनके द्वारा ये इनाम है वो किसके ऊपर घोषित किया गया था? नाना साहब पर घोषित किया गया था। जबकि फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला है, मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर कितना इनाम घोषित किया गया था? तो 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, ठीक है? तो ये दोनों चीजें यहां क्लियर रखिएगा। अगर पूछ ले कि 1 लाख का किसके ऊपर घोषित किया गया था? तो 1 लाख का नाना साहब के ऊपर घोषित किया था। किसने घोषित किया था? जेम्स आउट्रम ने घोषित किया था। अगर पूछ ले कि 50,000 का इनाम किस पे घोषित किया गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर घोषित किया गया था। ये वही मौलवी अहमदुल्ला है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा नारा दिया था मित्रों? जिहाद का नारा दिया था। इस मौलवी अहमदुल्ला है, इसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किसका नारा दिया गया? जिहाद का नारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जिहाद शब्द का अर्थ होता है धर्म युद्ध, ठीक है? आगे बढ़िए। झांसी का जोकनबाग हत्याकांड, सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न पूछा गया है कि झांसी का जोकनबाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? बताइए। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बताइए जी। आदित्य सुमन जी का भी आया था जी। रेखा जी, ठीक है। पिंक सियाराम जी शर्मा का, बिल्कुल। अनुराधा खोरवाल जी, आदित्य सुमन का भी आंसर आ रहा है। प्रश्न पूछा गया है झांसी का जोकनबाग हत्याकांड कब हुआ था? जी धर्मेंद्र जी, स्वागत है। झांसी का जोकनबाग हत्याकांड कब हुआ था मित्रों? 8 जून 1857 को हुआ था। इस प्रश्न को अपने माइंड में छाप लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न आपको मिल सकता है। झांसी का जोकनबाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 8 जून 1857 को। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के अंदर अनेक अंग्रेज महिला और पुरुषों और छोटे छोटे बच्चों की नरसंस हत्याएं की गई थी, ठीक है? आगे बढ़िए। इसके बाद महिया पाठशाला पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध है मित्रों। प्रथम श्रेणी हिंदी का कोर्स उपलब्ध है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षक कॉम्बो कोर्स उपलब्ध है, कंप्लीट इंडिया जी के कोर्स उपलब्ध है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक कोर्स उपलब्ध है, और इसके साथ साथ में कंप्लीट इंडिया हिस्ट्री का एक लाइव बैच है वो अवेलेबल है, महिया पाठशाला पर अवेलेबल है। कंप्लीट इंडिया हिस्ट्री का कोर्स करवाया जाएगा, भारतीय कला इतिहास संस्कृति का, कंप्लीटली लाइव बैच रहेगा ये, ठीक है? तो ये सारे के सारे कोर्सेज है वो महिया पाठशाला पर उपलब्ध है। देखिए अगला प्रश्न जी,
अब देखिए एक तरफ सूची दे रखी है और दूसरी तरफ इनको सम्मिलित करना है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो स्थान दे रखा है जहां पे विद्रोह हुआ था। ठीक है, देखिए कुंवर सिंह का संबंध कहां से है, तो पहली चीज तो माइंड में सेट करो कि कुंवर सिंह है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बिहार का शेर, बिहार का शेर कहा जाता है। कुंवर सिंह का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है जगदीशपुर से। कहां से है, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहां पड़ता है, तो आरा नामक स्थान है। और आरा कहां पड़ता है, तो साहब ये बिहार के अंदर। कुंवर सिंह ने क्रांति कब की थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि साहब 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को कुंवर सिंह है। इन्हें 1857 की क्रांति का वृद्ध शेर कहा जाता है, व्योवर्ध शेर कहा जाता है, बुढ़ा शेर इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके नेतृत्व में विद्रोह कहां हुआ था, तो अभी अपन ने देख लिया जगदीशपुर में हुआ था। कहां हुआ था, जगदीशपुर में। जी आदित्य जी का डी आंसर आ रहा है। क्लास बहुत ज्यादा रुक रही है, हो सकता है नेटवर्क एरर हो सकता है। उसके बाद हजरत महल, अपन सबको पता है कि हजरत महल का संबंध कहां से है, लखनऊ से है। कहां से, लखनऊ से। खान बहादुर खान, इनका संबंध कहां है, बरेली से। खान बहादुर खान का संबंध। मौलवी अहमदुल्ला, अभी अपन ने चर्चा की है, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध कहां से है, फैजाबाद से। ध्यान रखिएगा इनमें से 3 स्थान, केवल एक इसको छोड़ दिया जाए मित्रों, तो ये बाकी सारे के सारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, बाकी सारे के सारे कहां हैं, यूपी के अंदर पड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक के अंदर 3 आना चाहिए, एक के अंदर कहां आ रहा है 3, तो यहां आ रहा है साहब, इसका मतलब ये सारे के सारे यहां कट जाएंगे अपने, एक के अंदर 3 आ रहा है। देखिए कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर से होना चाहिए, बेगम हजरत महल का संबंध कहां से हो जाएगा, तो बी के अंदर 4 लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद खान बहादुर खान का संबंध कहां से हो जाएगा, बरेली से हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध फैजाबाद से हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ईजी है, अगर एक भी सम्मिलित हो रहा था तो सारे सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। सूची एक दे रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि इनको सम्मिलित करना, एक तरफ क्रांतिकारी दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो स्थान दे रखे हैं जहां से इन क्रांतिकारियों का संबंध रहा है। बताइए, जी सियाराम जी, कमलेश कुमार जी, बताइए। विनेश मीना जी, सर क्लास ही हैंग होगी, कोई बात नहीं, तकनीकी समस्या हो सकती है ना। एक तरफ क्रांतिकारी दे रखे हैं नाना साहब, अभी मैंने आपको बताया था कि नाना साहब का संबंध कहां से है, तो साहब कानपुर से। ध्यान रखिएगा नाना साहब है, इनको 1857 की क्रांति का, 1857 की जो क्रांति हो रही है मित्रों, क्रांति का इनको वास्तविक सूत्रधार कहा जाता है। वास्तविक सूत्रधार इन्हीं को कहा जाता है, नाना साहब को कहा जाता है। पेशवा के वंशज थे, इनके ऊपर क्रांति के दौरान 1 लाख का इनाम घोषित किया था जेम्स आउट्रम ने। ये वही जेम्स आउट्रम है जिस रिपोर्ट के आधार पर 1856 के अंदर डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था, अवध को चीफ कमिश्नर क्षेत्र घोषित कर दिया और उस अवध का चीफ कमिश्नर बनाया था हेनरी लॉरेंस को। ये हेनरी लॉरेंस अवध का चीफ कमिश्नर बनने से पहले राजस्थान का एजीजी था, राजस्थान का एजीजी था। लखनऊ में विद्रोह का दमन करने के दौरान हेनरी लॉरेंस की हो जाएगी मृत्यु। तो कानपुर से संबंध किसका है, नाना साहब का संबंध है कानपुर से। उसके बाद नवाब हामिद अली खान का संबंध कहां से है, तो साहब दिल्ली से है। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध कहां से है, तो मौलवी अहमदुल्ला अपने को पता है कि ये यूपी के है। अब यहां मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि अपन कहां जाएंगे, लखनऊ। अगर लखनऊ की जगह अपने को फैजाबाद लिखा हुआ मिलता तो साहब फैजाबाद भी कर सकते थे। उसके बाद दीवान मनीराम, इनका संबंध कहां से है, असम से है। करदेपेश्वर सिंह है, उनको ये शासक बनाना चाहते थे, उनके ये दीवान थे मनीराम, और इनका संबंध कहां से है, असम थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक के अंदर 2 अणु चाहे, एक के अंदर 2, एक के अंदर 2, यानी कि ये 2 तो अपने वैसे ही कट जाएंगे। उसके बाद नवाब हामिद अली है, इनका संबंध कहां से, दिल्ली से, यहां भी दिल्ली बता रहा है। मौलवी अहमदुल्ला 3 के अंदर 3 आ रहा है, ठीक है, और डी के अंदर 4 आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। कितने विद्वानों ने सही आंसर दिया बताइए। देखें आवाज अटक रही है, कोई बात नहीं, हो सकता है तकनीकी इश्यू हो जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से महक परी किसको कहा जाता है? ये तो बहुत इजी सवाल है मित्रों, सभी का राइट आंसर आना चाहिए इसका तो, ठीक है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं, उनमें से महक परी किसको कहा जाता है? दो चीजें माइंड में सेट कर लो, महकती है बेग में और महलों में रहती है रानियां। महकती है बेग में और महलों में रहती है रानियां। महकती है बेग में और महलों में रहती है रानियां। जी, भारत के इतिहास से संबंधित कोर्स बिल्कुल मैया पाठशाला प्ले स्टोर आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर इंडिया हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है वो अवेलेबल है। जी, प्रश्न पूछा गया है कि महकती है बेग में, ध्यान रखिएगा बेग में महकती है, इसका मतलब यहां क्या आएगा? हजरत महल आएगा। हजरत महल का संबंध कहां से है? तो साहब इनका संबंध है लखनऊ से। लखनऊ को क्या कहा जाता है? तो लखनऊ को कहते हैं नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है लखनऊ। बेगम हजरत महल है क्योंकि अवध रियासत को कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। इस वजह से बेगम हजरत महल ने पुत्र बिरजिस कादिर है इसको घोषित किया था नवाब घोषित कर दिया, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 4 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा हजरत महल। लक्ष्मीबाई को तो क्या कहा जाता है? तो याद रखना भाई, इनको कहते हैं लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं महल परी। क्या कहा जाता है? महल परी कहा जाता है। महलों में रानियां रहती है और महकती है बेग में, क्योंकि आपको पता है इत्र का आविष्कार भी बेगम ने किया था। भाई इत्र का आविष्कार है वो जहांगीर की एक बेगम थी जिसका नाम था नूरजहां, और नूरजहां की मां थी असमत बेगम। उसके द्वारा अजमेर के अंदर जहां दौलत बाग बना हुआ है, जहां सुभाष उद्यान बना हुआ है, वहीं पर उन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी। जी, आगे बढ़िए। एक तरफ सूची 1 दे रखी है और दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है। प्रश्न पूछा गया है कि इनको सम्मिलित करना है। एक तरफ सेनापति है और एक तरफ युद्ध स्थल दे रखे हैं, ठीक है। जॉन निकलसन का संबंध कहां से है? तो यहां एक चीज माइंड में सेट करो कि ये वो व्यक्ति है जिनका संबंध संबंधित क्षेत्रों में विद्रोह के दमन करने से रहा। इन क्षेत्रों में जहां विद्रोह हो रहा है वहां पर दमन करने के लिए कौन कौन से अंग्रेज गए थे? एक तरफ ये सेनापतियों के नाम दे रखे हैं, आगे दे रखा वो स्थान, तो आपको सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखिए जॉन निकलसन है, इसका संबंध कहां से रहा है? तो इनका संबंध रहा है दिल्ली से। कॉलिन कैंपबेल का संबंध कहां से रहा है? तो याद रखिएगा हैवलॉक कहां मरा था? तो हैवलॉक तो साहब लखनऊ में विद्रोह का दमन करने के दौरान मरा था। इसके बाद हयूरोज का संबंध कहां से है? तो हयूरोज का संबंध है झांसी से। कॉलिन कैंपबेल का संबंध कहां से है? कानपुर से। कॉलिन कैंपबेल से ही पराजित हुए थे नाना साहब। 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल से नाना साहब पराजित होकर के नेपाल निर्वासित हो जाते हैं। यहां एक चीज याद रखिएगा, ये वही कॉलिन कैंपबेल है जिसने कानपुर के ऊपर अधिकार किया। दिल्ली के अंदर विद्रोह का दमन है वो हडसन के द्वारा किया गया था, निकलसन भी उसके साथ में गया था, और ये वही जॉन निकलसन है जिसकी दिल्ली में हैजे से हो गई थी मृत्यु। दिल्ली में इसकी क्या हुई थी? विद्रोह का दमन करने के दौरान हैजा हो गया था, इस वजह से इसकी हो गई थी मृत्यु। हैवलॉक से याद रखना, हैवलॉक की झांसी में हो गई थी मृत्यु। हैवलॉक की कहां हो गई थी? झांसी में मृत्यु हो गई थी। हयूरोज है, इससे लड़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। उसी समय इस हयूरोज ने कहा था लक्ष्मीबाई के शव को देख करके कि यहां सोए हुए क्रांतिकारियों में ये एकमात्र महिला मुझे मर्द लग रही है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हयूरोज के द्वारा। ये वही हयूरोज है जिससे लड़ते हुए झांसी की रानी ग्वालियर दुर्ग के पास में वीर गति को प्राप्त हुई थी। जी, डी आंसर आ रहा है, देख लीजिए। जॉन निकलसन, एक के अंदर 4 आना चाहिए। एक अंदर क्या आ रहा है? 4। अब यहां एक के अंदर 4 अपने पास में ऑप्शन में नहीं है। जॉन निकलसन का संबंध, अच्छा 3 है, हाँ ठीक है, एक के अंदर 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल का 4 हो जाएगा, तो ये रहा 4। डी इज राइट आंसर, डी सबका राइट होगा, ठीक है। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है मित्रों, बताओ। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय किस व्यक्ति ने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की मेरी इच्छा ही नहीं?
ये बात किसने कही थी? ये बात किसके द्वारा की गई थी बताइए मित्रों? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ये बात किसके द्वारा की गई थी कि मेरी हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा नहीं है? देखो, महारानी विक्टोरिया, इसको तो अपने को इसलिए याद रखना है कि क्रांति के समय, ये तो क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी। समय अगर पूछ ले तो साहब ये ब्रिटेन की क्या थी? महारानी थी। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग पूछ ले तो कैनिंग क्या था? ये था गवर्नर जनरल, ये तो था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब बचा कौन अपने? बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर सेकंड, ये क्रांति के समय हिंदुस्तान, जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ये क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह था। अब यहां एक लाइन सुनिएगा, कहा जाता है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने राजपुताना की 4 रियासतों के शासकों को पत्र लिखा था। ये जो बहादुर शाह जफर है, इसने राजपुताना की 4 रियासतें, कौन कौन सी? जयपुर, जयपुर के साथ साथ में जोधपुर, जोधपुर के साथ साथ में अलवर, और अलवर के साथ साथ में बीकानेर, इन 4 रियासतों के शासकों को इन्होंने पत्र लिखा था। बीकानेर का सरदारा सिंह था। अगर अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़े तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अपने को कि ये राजस्थान का एकमात्र शासक था जो अपने राज्य से बाहर गया था अंग्रेजों की मदद करने के लिए। 1857 में गया था सरदारा सिंह, 5000 सैनिक लेकर के गया था। जनरल वॉन कॉटलैंड की मदद करने के लिए गया था। ये कहां कहां गया था? तो बाड़ालुस्तान गया था, सिरसा वगैरह गया था। तो एक तो सरदारा सिंह को लेटर लिखा, एक उस समय अलवर के शासक थे विनय सिंह या बने सिंह, उनको भी इसने लेटर लिखा। जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह, उनको भी लेटर लिखा, और जयपुर का राम सिंह सेकंड। इन चारों को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड ने लेटर लिखा कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी जो राज्य है इसका समूल विनाश कर दिया जाए, अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल दिया जाए। और रही बात, जब अंग्रेज यहां से निकल जाएंगे तो उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा नहीं है मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन के रहूं। ये बहादुर शाह जफर ने उस पत्र में लिखा था स्पष्ट रूप से कि अगर अंग्रेजों को मिलकर के अपन बाहर निकाल दे तो उसके बाद मेरी व्यक्तिगत रूप से कोई इच्छा नहीं है कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह बन के रहूं। तो ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहादुर शाह जफर सेकंड से संबंधित है मित्रों। इसी ने कहा था, बहादुर शाह जफर सेकंड ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान पर शासन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी तो एक ही इच्छा है कि अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल दो। जी, तो अब कितने जनों का राइट आंसर हुआ है? केडी व्लॉग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे आदरणीय मैया सर के द्वारा जितनी भी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित हो रही है हिंदी विषय से रिलेटेड, वो सारी की सारी ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आप प्राप्त कर सकते हो। हिंदी साहित्य है, हिंदी व्याकरण प्रश्नमाला है, संस्कृत द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, प्रथम श्रेणी व्याख्याता है, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों से रिलेटेड पाठ्य पुस्तक है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण माला है। ये सारी की सारी पुस्तकें हैं, वो आप ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आती है और ये सारी की सारी अवेलेबल है। ठीक है जी। चलिए आगे। 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द है, वो सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया? प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो, प्रश्न ये पूछा हुआ मित्रों कि 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध शब्द, यानी कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? उस व्यक्ति का नाम बताइए। कोई बात नहीं सुमन जी, प्रश्न ही बहुत अच्छा था वो, और निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस प्रकार के प्रश्न है वो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है मित्रों वो ये चल रहा है कि जहां प्रतियोगी पढ़ना छोड़ रहा है उसकी अगली लाइन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा हो सके परीक्षा उपयोगी पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध करवाया जाए, और उसी के हिसाब से ये मॉडर्न हिस्ट्री की हम सीरीज लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति है, इस क्रांति को सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था, यानी कि ये शब्द इस शब्द को लोकप्रियता किसने प्रदान की थी? तो यहाँ देखो, नेहरू जी तो आएंगे नहीं, कार्ल मार्क्स, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी भी नहीं आएंगे, बचे 2 आदमी, विनायक दामोदर सावरकर। सबको बताया कि 1857 की क्रांति को सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया।
ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। कौन सी बुक लिखी गई थी? तो इन्होंने बुक लिखी थी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर यहां आपके विनायक दामोदर सावरकर नहीं आए, क्योंकि सबका रटा पड़ा है, कि साहब इस शब्द को सबसे पहले प्रयुक्त है वो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, और मान लो ये ऑप्शन में नहीं आया तो फिर क्या करोगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर विनायक दामोदर सावरकर ऑप्शन में ना मिले आपको, तो आप आंसर क्या करके आओगे? कार्ल मार्क्स के द्वारा भी 1911 के अंदर इनकी मृत्यु के पश्चात एक किताब लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी पहले, वो 1911 में प्रकाशित हुई थी इनकी मृत्यु के बाद, और इस किताब का नाम भी उस किताब का नाम भी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, 1857 से 1859। ध्यान रखिएगा, इसी नाम से कार्ल मार्क्स के द्वारा भी किताब लिखी गई है, बस अंतर इतना है कि इस नाम के आगे उन्होंने 1857 टू 1859 शब्द जोड़ दिया। ये वही कार्ल मार्क्स है जिनका संबंध जर्मनी से रहा है। कार्ल मार्क्स की एक फेमस रचना रही है दास कैपिटल, बहुत ज्यादा चर्चित रही है कार्ल मार्क्स की ये रचना। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने भारत में 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह कहा है। क्या कहा है? एक सैनिक विद्रोह। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। फिर आगे बढ़िए, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये अपन सबको बता कि साहब लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्या कुंवर सिंह कर रहे थे? ना, कुंवर सिंह का संबंध तो कहां से है? तो इनका संबंध तो है आरा नामक स्थान से, और आरा यहाँ यो सीधा सा कह सकते हैं कि अपन जगदीशपुर, इनका संबंध तो जगदीशपुर से। फिर पूछे कि नाना साहब के साहब, नाना साहब का संबंध तो कानपुर से, नाना साहब का संबंध तो कानपुर से। अब अपने पास में दो ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, नेतृत्व कौन कर रही थी? हजरत महल, नेतृत्व हजरत महल कर रही थी। और किसको? तो ये जो ब्रिजिस कादिर है, ये हजरत महल का पुत्र था, ये हजरत महल का पुत्र था ब्रिजिस कादिर। इसको इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ इसने क्रांति कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे सिपाही था, बताइए किसका सिपाही था मंगल पांडे? जी, मैना जी का सी आंसर आया था, बिल्कुल। आदित्य सुमन जी का सी आंसर है, सौरभ जी का सी आंसर है, केडी व्लॉग से सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है ये। तो प्रश्न दे रखा है आगे स्क्रीन के ऊपर, देखिए मित्रों। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के 25वीं, 49वीं या फिर 94वीं, यानी कि प्रश्न है वही क्या छप गया? गलत छप गया है। अपने को पता है कि मंगल पांडे का संबंध किससे? मंगल पांडे का संबंध है, ये प्रश्न ऑप्शन सारे ही गलत है। ठीक है, मंगल पांडे, इनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे, इनका संबंध 34 NI रेजिमेंट से है, 34 NI रेजिमेंट से इनका संबंध है। मंगल पांडे है, इनके द्वारा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह किया गया था। बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया गया था इनके द्वारा। मंगल पांडे है, इनका सहयोगी कौन था? तो इनका सहयोगी था ईश्वर पांडे, इनका सहयोगी कौन था? ईश्वर पांडे। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और उसी को लेकर के ध्यान रखिएगा, इन्होंने ईश्वर पांडे का सहयोग लिया था, और इसके साथ साथ में 2 अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पे हत्या हुई थी। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो लेफ्टिनेंट बाग था, उसकी यहाँ पे हत्या हुई थी। मंगल पांडे है, इनको फांसी दी गई थी। ये 1857 की क्रांति के पहले शहीद है। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद इनको माना जाता है, प्रथम शहीद। ये मूलतः कहाँ के थे? तो मंगल पांडे याद रखिएगा, मूलतः कहाँ के थे मित्रों? मूलतः गाजीपुर उत्तर प्रदेश के थे। मंगल पांडे के लिए आतताई शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, आतताई शब्द। जॉन विलियम है, जॉन विलियम के द्वारा मंगल पांडे के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया? आतताई शब्द है वो काम में लिया गया था। और इनको फांसी दी गई थी बैरकपुर छावनी के अंदर।
बैरकपुर छावनी में इनको फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को इनको दे दी गई थी फांसी। 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी गई थी इनको फांसी। पहले व्यक्ति ये थे 1857 की क्रांति के जिनको फांसी दी गई थी, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे ईश्वर पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है वो मैया पाठशाला के डिजिटल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट भारतीय कला इतिहास संस्कृति है, वो आप पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा लाइव बैच रहेगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि थी? बहादुर शाह मुगल बादशाह थे और इनके द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि है वो किसको प्रदान की गई थी? बताइए। ये उपाधि अजीमुल्ला खान को प्रदान की थी क्या? ना साहब। बिरजिस कादिर को प्रदान की थी क्या? ना। हसन खान को नहीं की थी, बख्त खान। ध्यान रखिएगा, बख्त खान को ये उपाधि प्रदान की गई थी। बख्त खान है, बख्त खान मूलतः कहाँ के थे? तो बख्त खान का संबंध मूलतः ये कहाँ के थे? तो मूलतः इनका संबंध बताया जाता है बरेली से। बरेली कहाँ पड़ता है? यूपी में। बख्त खान है, इन्हीं के नेतृत्व में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति हुई थी। मेरठ में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। उसके बाद ये दिल्ली पहुंच गए थे और यहाँ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने मुख्य सेनापति घोषित किया था इन्हें। मुख्य सेनापति घोषित किया था किसके द्वारा? बहादुर शाह जफर के द्वारा इनको मुख्य सेनापति है वो घोषित किया गया था जी। कोर्स अवेलेबल है भावना जी, है ना, कोर्स अवेलेबल है। मैया पाठशाला पर जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का कोर्स अवेलेबल है। प्रथम श्रेणी हिंदी और जीके दोनों का कॉम्बो अवेलेबल है। इसके अलावा नेट की पुस्तक, नेट के लिए कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट हिंदी का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ साथ में राहुल सर की पुस्तक है भारत की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था का भी अपडेट एडिशन आ चुका है और भारत की राज व्यवस्था है उसका भी अपडेट एडिशन अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो मैया पाठशाला पर उपलब्ध हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रश्न बहुत इजी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं के ऊपर 1857 की भारतीय भाषाओं में 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली किताब कौन सी थी? जो भारतीय भाषाओं में, ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर है, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो किताब तो किस भाषा में थी? ये किताब तो अंग्रेजी भाषा में थी। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय भाषाओं के अंदर, भारतीय भाषाओं में पूछ रहा है। तो भारतीय भाषाओं में ध्यान रखिएगा सैयद अहमद खान है और इनके द्वारा किताब लिखी गई थी ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद नाम से इन्होंने किताब लिखी थी। और ये किस भाषा में है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उर्दू भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में। ये किताब कब प्रकाशित हुई थी? तो ये किताब प्रकाशित हुई थी 1859 ईस्वी के अंदर, पहली बार इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा विष्णु गोडसे है, इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है। विष्णु गोडसे, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है मांझा प्रवास, जिसमें क्रांति के बारे में कहते हैं कि आंखों देखा विवरण मिलता है। इसके अलावा मोइनुद्दीन है, इन्होंने भी एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है खंदके गद्दर। खंदके गद्दर नाम से इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? बताइए मित्रों, मैं आपके आंसर भी देख रहा हूं जी। प्रश्न का उत्तर भी जरूर दीजिएगा मित्रों। साथ साथ में जितने भी विद्वान लाइव जुड़ रहे हैं एक बार कक्षा को शेयर जरूर कीजिएगा जी। आदित्य सुमन जी N34, बिल्कुल 34वीं NI रेजिमेंट थी जहां मंगल पांडे है वो इसी के सैनिक थे और वहां 29 मार्च 1857 को हो गई थी क्रांति, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? देखो यहां जो ऑप्शन दे रखे ना सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है, सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है। बताइए देखिए अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान है वो किसके सलाहकार थे? बताइए। बहुत इजी सवाल है मित्रों
और जनरली ये जो सारे विद्वान हैं वो एक दूसरे से, क्रांतिकारी है वो एक दूसरे से जुड़े हुए सारे क्रांतिकारी। बताइए, सी आंसर आ रहा है कमलेश कुमार जी मीना का। सी कैसे आ रहा है भाई? अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। नाना साहब पेशवा के वंशज है और कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनकी कर दी गई थी पेंशन बंद। डलहौजी ने कहा कि ये पेंशन है वो व्यक्तिगत रूप से पेशवा को दी गई थी, ना कि पेशवा के वंशजों को। क्लियर? तो इसका मतलब ए इज राइट आंसर। बिल्कुल चारण साहब का ए आंसर आ रहा है। पूजा बिल्कुल, अनिरुद्ध जी, अनुराधा गोरवाल का ए आंसर आ रहा है। कमलेश जी का सी कैसे आया? नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। अरे ध्यान रखो भाई, जब डलहौजी ने सतारा है उसको हड़प लिया था, तो सतारा से जो सतारा के शासक थे उनके भी सलाहकार थे अप्पा साहिब के रानोजी बापू। ये अजीमुल्ला खान इनको भेजा था लंदन कि जाओ वहाँ पे विक्टोरिया से कंप्लेन करो, ये डलहौजी भारत में उत्पात मचा रहा है। तब कहते हैं कि वहाँ इनकी कोई मुलाकात नहीं होती है, विक्टोरिया से कोई मुलाकात नहीं होती है। अब ये वापस आ जाते हैं। इस दौरान वापस लौटते समय तुर्की का शासक था एक मुस्तफा कमाल पाशा, उससे भी इन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद वापस आए और तय कर लिया कि 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करेंगे। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे तो नाना साहब के क्या थे? सेनापति थे। लेकिन जब नाना साहब भी हार जाते हैं 6 दिसंबर 1857 को, नाना साहब चले जाते हैं नेपाल का टिकट ले लेते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तब ये तात्या टोपे कहाँ आए थे? लक्ष्मीबाई के पास में आए थे। लेकिन लक्ष्मीबाई ये भी ग्वालियर दुर्ग के अंदर जनरल हयूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1857, जनरली 17 जून लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कुछ किताबें 18 जून का उल्लेख भी करती है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती अपन 18 जून को मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति बन गए। अब रानी लक्ष्मीबाई भी वीरगति को प्राप्त हो गई। तो फिर तात्या टोपे कहाँ आए थे? फिर तात्या टोपे आए थे राजस्थान। लेकिन राजस्थान में भी कहते हैं 2 बार आए। यहाँ के शासकों से भी कोई ज्यादा इनको विशेष सपोर्ट नहीं मिला था। अंत में नरवर के जंगलों के अंदर इन्हीं का मित्र मान सिंह नरूका है, वो इनको गिरफ्तार करवा देता है और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिप्रा नदी के तट पर दे दी जाती है फांसी। मित्रों 1857 की क्रांति के ये थे अंतिम शहीद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपने ए। एक तरफ सूची दे रखी है और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। ये 1857 की क्रांति के वो महानायक है मित्रों, ये 1857 की क्रांति के वो महानायक है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित स्थान दे रखा है। आंसर आपको ये देना है कि कौन सा कहां से संबंधित है। बख्त खान का संबंध कहां से है? तो साहब बख्त खान मुगल बादशाह के मुख्य सेनापति थे और इनका संबंध कहां से है? दिल्ली से। ये अपन सबको बताया कि बख्त खान का संबंध कहां से है, तो बख्त खान का संबंध है दिल्ली से। इसके बाद आगे बढ़िए, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध कहां से है? तो मौलवी अहमदुल्ला का संबंध रह जाएगा अवध से, क्योंकि अवध एक प्रांत था। कुंवर सिंह का संबंध कहां से है? तो कुंवर सिंह का आरा से संबंध है। नाना साहब का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध कहां से है? कानपुर से। तो ए के अंदर 4 आना चाहिए। ए के अंदर कहां आ रहा है? 4। यहां तो आ रहा है सी के अंदर, यहां आ रहा है 4। दूसरे के अंदर 1 होना चाहिए, दूसरे में 1 आ रहा है, तीसरे के अंदर 3 आना चाहिए और चौथे के अंदर 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। रेखा जी का आंसर आ रहा है DACB। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित महानायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था पत्र? 1857 की क्रांति के निम्नलिखित महानायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था पत्र कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कारण चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान किस शासक ने फ्रेंच सरकार से पत्र व्यवहार किया था? फ्रेंच सरकार से कहा आप हमारी मदद करो अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो शासक कौन था? ब्रिटिश कादिर तो टाबर था, तात्या टोपे थे नहीं, बहादुर शाह था नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब। नाना साहब है, इन्होंने ही, ध्यान रखिएगा, नाना साहब ने ही फ्रेंच सरकार से पत्र व्यवहार किया था कि आप हमारी मदद कीजिए अंग्रेजों के खिलाफ। डी इज राइट आंसर। बिल्कुल। फिर आगे बढ़िए,
निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि देव योग से, देखो मित्रों बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कि देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। देखो अंग्रेज कितने मतलब कह सकते हैं कि हावी हो चुके थे भारत के ऊपर, कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठ करके ये बातें कर रहे हैं कि देव योग से अपने को भारत का विस्तृत साम्राज्य इसीलिए मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका है वो एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। ये स्टेटमेंट किसका है? तो लॉर्ड कर्जन नहीं दे सकता साहब, लॉर्ड कर्जन तो कट जाएगा। मैगल्स है क्या, हॉर्डिंग सेकंड है क्या, या चर्चिल है? बताइए। देखिए जी, इतिहास के संपूर्ण कोर्स से संबंधित जानकारी, इतिहास का कंप्लीट कोर्स है वो मैया पाठशाला ऐप पे अवेलेबल है। कंप्लीट भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति का लाइव बैच है, तो वो आप वहाँ ऐप पे जाकर के बिल्कुल परचेज कर सकते हो। ठीक है, किसने कहा था ये बताइए। देखिए उत्तर बताइए। आर.डी. मैगल्स। किसने कहा था ये? आर.डी. मैगल्स ने कहा था। आर.डी. मैगल्स देखो कितना अहंकारी आदमी थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर मंडल था, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर मंडल का अध्यक्ष था। डायरेक्टर जो मंडल है, इस डायरेक्टर मंडल का क्या था? ये अध्यक्ष था। और इसने वहां कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर कि देव योग से हमें भारत का विस्तृत साम्राज्य इसीलिए मिला है कि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। तो राइट आंसर हो जाएगा आर.डी. मैगल्स। पुलिस को जनता कोट बहादुर शाह जफर समझती है, उक्त कथन किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था? बताइए। देखिए पुलिस को जनता कोट बहादुर शाह जफर समझती है, ये स्टेटमेंट है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? बताइए। हालांकि थोड़ा फैक्चुअल सवाल है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न नया भी लगे आपको। रेखा जी का सी आंसर आ रहा है कैनिंग ना, कैनिंग तो नहीं आएगा भाई, कैनिंग तो नहीं आएगा। कैनिंग तो 1857 की क्रांति के समय ये क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगर पूछ ले आपसे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछ ले कि भारत का प्रथम वाइसराय जनरल कौन था, तो प्रथम वाइसराय जनरल है वो भी यही था। प्रथम वाइसराय जनरल है वो भी कौन था? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नहीं, वो इलाहाबाद दरबार लगाएगा, मिंटो पार्क के अंदर घोषणा करेगा। ठीक है, तो विक्टोरिया घोषणा वगैरह वो पढ़ेगा। बी आ रहा है आंसर, बी गलत है। विलियम एडवर्ड किसके द्वारा कहा गया? विलियम एडवर्ड के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। एक तरफ सूची दे रखी है मित्रों और दूसरी तरफ उससे संबंधित सूची सेकंड दे रखी है और सम्मिलित करना। देखो बहुत अच्छा सवाल है और जहां तक मुझे लगता है ऐसे प्रश्न है वो परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं बार बार, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी पूछा जाए। जी बताइए। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? इनाम कमीशन। ध्यान रखिएगा, इनाम कमीशन है, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसका गठन किया गया था। क्यों किया गया था? कि 1832 के एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी ने ये इनाम कमीशन का गठन किया और इस इनाम कमीशन के तहत अधिशेष जो जागीरें थी जागीरदारों के पास में, वो जागीरें उनसे छीन ली गई। तो ये तो जागीरदारों से जागीरें छीनने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद पोल नहीं है, ये पील आयोग है मित्रों, पील कमीशन है। पील कमीशन का गठन किसके लिए किया गया? तो पील कमीशन 1861 के आसपास में गठित हुआ था। पील कमीशन है वो 1861 के आसपास में गठित हुआ था। क्यों किया गया था? कि अंग्रेज ये समझ चुके थे, 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उसके बाद अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि ये तो क्रांति अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हुई थी और पूरे के पूरे भारतीय सैनिक अपने खिलाफ नहीं थे, इसी का अपने को फायदा मिला। अगर ये सारे भारतीय सैनिक अगेटे हो जाते, एक साथ क्रांति करते, तो शायद अंग्रेजों के 1857 में ही बीटे बिन जाते।
तो अंग्रेजों ने यह डिसीजन लिया कि एक आयोग बनाया जाए पील आयोग के नाम से 1861 के अंदर, और इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि तत्कालीन ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय सैनिकों की संख्या है वो थोड़ी कम की जाए और यूरोपियन सैनिकों की संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इनका अनुपात था 1:5, लेकिन उसके बाद अनुपात चेंज कर दिया गया और इसे 2:3 कर दिया गया। तो पील आयोग है, इसका संबंध तो किससे है? तो ध्यान रखिए, इनाम कमीशन तो हो गया भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित, उसके बाद पील आयोग का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना के अंदर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ानी थी। उसके बाद धार्मिक निर्योग्यता एक्ट, यह भी लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था, ध्यान रखिएगा 1850 के अंदर आया था, ये एक्ट 21 के तहत आया था, ध्यान रखिएगा। इसको लॉकी कानून के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को कहते हैं लैक्स लोकी कानून भी कहा जाता है, इसको लैक्स लोकी कानून भी कहा जाता है। ये कौन सा एक्ट था? कौन सा था भाई? धार्मिक निर्योग्यता। जी बिल्कुल रेखा जी, क्लास रेगुलर चलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री की कंटिन्यू चलेगी, ध्यान रखिएगा। लैक्स लोकी कानून कौन सा था? 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट आता है, और उस चार्टर एक्ट के अंदर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई। ये ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत का ईसाईकरण प्रारंभ कर देती है। तो उसके बाद कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने, जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे उसकी पुश्तैनी संपत्ति जायदाद से वंचित किया जाने लग गया। तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये समस्या है वो डलहौजी के सामने रखी गई। तो डलहौजी ने ये एक एक्ट पारित कर दिया 1850 में, नाम दिया गया उसे धार्मिक निर्योग्यता एक्ट। एक्ट 21 है, ध्यान रखिएगा, एक्ट 21, इसे लैक्स लोकी कानून भी कहा जाता है। और इस एक्ट में यह प्रावधान कर दिया कि जो व्यक्ति, जी नरेश जी स्वागत है, जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे उसकी पुश्तैनी संपत्ति यानी जायदाद से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये लैक्स लोकी कानून भी यही है, इसी को धार्मिक निर्योग्यता कानून कहते हैं। और इसका संबंध किससे होगा? ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और उसके बाद रॉयल कमीशन, सीधी सी बात है साहब, इसका संबंध सेना की रेजिमेंटों के धर्म जाति के आधार पर विभाजन से है, ठीक है। तो अब देखो सम्मिलित करो, इनाम आयोग का संबंध 3, एक के अंदर 3 आना चाहिए, एक के अंदर 3 यहां आ रहा है, इसका मतलब ये 2 तो वैसे ही कट जाएंगे। उसके बाद पील आयोग 1 आना चाहिए, 1 यहां आ रहा है, यहां 2 आ रहा, तो ये कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने जनों का सही हुआ था बताओ जी? नमस्ते ओपी गोदारा जी, स्वागत है आपका जी। रेखा जी, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री है ये, और फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का कंप्लीट कोर्स भी जो है वो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो। उसमें फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। सेकंड ग्रेड के लिए जो इतिहास का पाठ्यक्रम है एसएसटी का वो भी पढ़ाया जाएगा। थर्ड ग्रेड के लिए इतिहास का पाठ्यक्रम है वो भी पढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ में RSPSI जिसके अंदर हिस्ट्री है वो कंप्लीट हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे जी। दिलकुश जी मीना, स्वागत है आपका, भावी शिक्षक हो आप, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा 2। ये थे मित्रों आज की हिस्ट्री की कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कल 1857 की क्रांति से संबंधित ही एक कक्षा और लेकर के आऊंगा मैं, उसमें भी अपन क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कक्षा जितनी ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, मैया पाठशाला चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप विद्वानों तक पहुंचाइए। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बने रहिए मैया पाठशाला के साथ। धन्यवाद।